Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 11 November 2021. So, let's start today's discussion. The first article speaks about one of the schemes that were done for the MPs, which is known as MP LAD scheme. Union Cabinet brings back MP LAD scheme. MPs to get 2 crore each instead of previously approved 5 crore. So first I'll let you know what does this article wants to state, and then I'll let you know more about what does MP LAD means, or why is what is it speaking about the scheming pattern. So, citing the economic recovery, Union Cabinet on Wednesday restored the members of parliament local area development scheme. Now, members of parliament local area डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम में होता क्या है, इन सिंपल अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमपी है, ठीक है, मेरे एरिया के एमपी को अगर 2 करोड़ रुपीस दिया गया है, सो उस 2 करोड़ रुपीस को वो किस तरीके से यूज़ करेंगे उस एरिया के लिए, उस एरिया के कोई भी मतलब वेलफेयर के लिए जो यूजेज है उसके रिलेटेड ये एमपी लैड हर एमपी को के नाम पर दिया जाता है, ताकि उसको वो एज अ वेलफेयर मीन्स यूज़ कर सके। इसके वजह से ये स्कीम आया था। द स्कीम वॉज सस्पेंडेड, अभी रिसेंटली ये सस्पेंड किया गया था बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक सिचुएशन, बट अभी फ़िलहाल उसको वापस स्टार्ट किया है। पहले जो था उसमें 5 करोड़ की बात की थी, बट अभी सिर्फ 2 करोड़ का अप्रूवल उनको दिया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर सेड, आई एम हैप्पी टू स्टेट दैट सिंस वी आर ऑन द रोड टू इकोनॉमिक रिकवरी with many sectors recording a positive growth, Union Cabinet decided to have MP LAD schemes for remaining part of the 2021-22। ठीक है, तो इसके बारे में इसने बात किया है, एंड बाकी सारे मिनिस्टर्स ने एक हम बोल सकते हैं अपनी तरफ से हेल्पफुलनेस दिखाया कि दे आर हैप्पी फॉर व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन अप्रूवल को लेकर। ठीक है, सो अब आर्टिकल पे हम आ जाते हैं एमपी लैड पर। ठीक है, एमपी लैड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड इकोनॉमिक में भी अगर आप लोग अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक की बेसिक्स भी अगर आपने पढ़ी होगी, तो आप लोग को एमपी लैड के बारे में आया होगा। सो एमपी लैड जो है ये स्कीम एक्चुअली 1993 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये स्कीम में क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रेकमेंड करते हैं डेवलपमेंट वर्क्स को। ठीक है, रेकमेंड करते हैं डेवलपमेंट वर्क्स उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक पर्सन है राम, ठीक है, वो और ये जो है मिस्टर राम, वो मेरे एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमपी है। तो वो उनको जो फंडिंग दिया गया है उसमें वो रेकमेंड करेंगे कि इस एरिया में किस चीज़ के लिए वॉकिंग की ज़रूरत है या किस चीज़ पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, उस जगह पर वो पैसा लगाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसी ये चीज़ क्यों किया, ताकि हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर पाए, हर एक एमपी अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर पाए लोगों के लिए। So MP LAD scheme was formulated in 1993 to enable member of parliaments to recommend the development works in their constituencies with the emphasis of creating more community assets, community लोगों के लिए काम कर सके। अब इसमें क्या क्या आता है, तो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो गया, उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया, सैनिटेशन हो गया, सैनिटेशन या रोड कंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है, ये सारे वर्क्स, टाइप्स ऑफ वर्क्स जो है एमपी लैड के अंडर वो इस सब चीज़ों पर काम करवा सकते हैं। ठीक है, इनिशियली ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंदर आता था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के अंडर ये आता था, बट बाद में इसको चेंज करके अब जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ये मिनिस्ट्री फिर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि एमपी लैड कौन से मिनिस्ट्री में आता है। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे रूलर के लिए काम है तो शायद रूलर में आएगा, नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज, ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर में पार्ट बनता है।
ठीक है। सो ये एमपी लैट जो है हर स्टेट्स में, एवरी स्टेट्स में ये फंडिंग की जाती है, वो एमपीज़ को दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। उसके लिए भी क्या होता है, हर एक एमपी को एक गाइडलाइन फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, पार्लियामेंट जो है उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन देते हैं कि इस तरीके से आप इस फंड को यूज़ कर सकते हो, एंड उनको उस गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना है। ठीक है, अब इसमें ये भी होता है कि उनको प्रॉपर डेटा दिखाना पड़ता है, किधर खर्चा किया है किधर नहीं किया है, नहीं तो उनके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म भी हो सकता है, हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से एक्स्ट्रा पावर यूज़ करने का एलिगेशंस भी उन पे आ सकता है। तो एमपी लैड सुनकर कंफ्यूज मत होना, एमपी लैड इज मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अभी क्या किया है, चेंज क्या किया है, 5 करोड़ से उसको फ़िलहाल के लिए 2 करोड़ ही दिया है। कब बना, 1993 में। रिकमेंडेशंस देता है ये सारी चीज़ों पर। पहले रूरल डेवलपमेंट के अंदर था, अब स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है व्हेन इट कम्स टू एमपी लैड, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स इंडिया यूएस मॉनिटरिंग डिफेंस ट्रेड प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं विच इज साइन बिटवीन इंडिया एंड यूएस. So they agree to strengthen the dialogues on tracking the progress. As a part of efforts for co-productions and co-development of defense equipments under the Defense Technology and Trade Initiative DTTI, इंडिया एंड यूएस ने अपना एक एग्रीमेंट है उसको रिवाइज किया है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट को रिवाइज किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि अब जो है दे विल मोर फोकस टूवर्ड्स परसुइंग द प्लानिंग एंड मेकिंग प्रोग्रेस ऑन दी सेवरल प्रोजेक्ट्स। इस पर वो लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को मतलब एनहांस करने की कोशिश की है। द एग्रीमेंट वॉज मेड ऑन 11th DTTI ग्रुप मीटिंग held virtually on Tuesday, and it was co-chaired by Secretary Mr. Rajkumar. I'm really sorry. The meeting are normally held twice a year. ये DTTI के बारे में बात किया जा रहा है। ये मीटिंग जो है ये साल जो है वो ऑनलाइन वर्बली हुआ था। साल में हमेशा 2 साल ये मीटिंग, साल में 2 बार ये मीटिंग हेल्ड की जाती है। और ये किसके बीच में होता है, इंडिया एंड यूएस के बीच में ये मीटिंग किया जाता है। So the aim of the group was to bring sustained leadership focus or to the bilateral defense trade relationship. क्या काम है कि डिफेंस को लेकर ट्रेड रिलेशनशिप हम कैसे एनहांस करें बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच की बात की जा रही है। The group reported to the co-chairs on ongoing activities and collaborating the opportunities, including a number of near-term projects. The two sides recently signed the first project. अभी उनके बीच में एक recent project साइन किया गया था, जिसको इन्होंने बोला है एयर लॉन्च्ड unmanned aerial vehicle under the joint working of group area systems. So DTTI के अंदर ही उनका अभी फर्स्ट एग्रीमेंट साइन किया गया है, फर्स्ट प्रोजेक्ट साइन किया है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, यूएस और इंडिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन की गई है। द फोरम ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एंड यूएस इंडस्ट्रीज टू डायरेक्टली इन्वॉल्व इन DTTI facilities dialogue between the government and industry. So this is a good thing for India. इंडिया को मतलब एक एनहांसमेंट ऑफ रिलेशन भी है, एनहांसमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स भी है, एनहांसमेंट ऑफ द प्रोटेक्शंस भी है स्ट्रेटेजिकली, एंड डिफेंस भी डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो अब क्या क्या याद करना है कि DTTI कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में है। ठीक है, उसके बाद अभी सबसे पहला प्रोजेक्ट कब हुआ, साल में कितने बार मिलता है, और सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमें बता रहा है नेवी डिस्प्लेस सबमरीन रेस्क्यू एबिलिटी।
इंडिया लुकिंग टू साइन MOU विद द अदर कंट्रीज। अभी रिसेंटली हमें पढ़ा था हमने कि GMC की मीटिंग हुई थी, राइट। So the Navy demonstrated its submarine rescue capabilities available with the very few countries in Indian oceanic regions to delegations of Indian oceanic countries during the meet। उस मीट के टाइम पर इंडिया का जो नेवी सिस्टम है, इंडिया का जो नेवी पावर है, मैकेनिज्म है, वो कितना स्ट्रांग है, कितना वेल इक्विप्ड है, वो दिखाने के लिए ये चीज़ करवाया गया था। सो वी हैव एन MOU विद सिंगापुर अंडर विच वी सपोर्ट ईच अदर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर सिस्टम, सेज कैडर VK सिंह, pilot of DSRB on West Coast. In his close remark on GMC, ही शुड मूव डायलॉग्स एंड फोकस ऑन। तो अभी ये चीज़ क्यों दिखाई गई थी? सबसे पहली चीज़ ये माना जाता है कि अगर हम इंडियन ओशनिक रीजन की बात करें तो बहुत कम कंट्रीज़ है इंडियन ओशनिक रीजन में जिनके पास इतना वेल डेवलप्ड नेवी सिस्टम या नेवी पैटर्न है। सो इंडिया इज़ एक्सपेक्टिंग कि वो अब कुछ जो जितने भी मीट्स में आए थे लोग उसमें से किसी के उसमें से कंट्रीज़ के साथ MOU साइन करे, ट्रीटी साइन करे, जिसमें से एक सिंगापुर के साथ इंडिया की साइन पहले से है। So he proposed 4 guided principles for future addition, that is iterative and incremental gain, harnessing the complementaries, synchronizing and focusing the operation, and lastly upscaling and in scaling the capabilities. India and Singapore have signed an MOU to exchange practice of submarine rescues and discussion. Now again, ये कैसे आपको याद रखना कि इंडिया और सिंगापुर के बीच का जो MOU है वो क्या चीज़ पे प्रैक्टिस करता है, ठीक है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो है वो हमारा सबमरीन रेस्क्यू के प्रैक्टिसेस को या फिर मैकेनिज्म को प्रैक्टिस करता है। एंड द नेवी हैज़ प्रोक्योर्ड 2 DSRVs फ्रॉम UK, for which the first one of the operation will be end in 2018, ठीक है। तो जो INS साबरमती है वो हमारे DRV रशिया की तरफ से बनवा के लाया गया था, UK की तरफ से बनवा के लाया गया था। सो ये उसी के बारे में बताया है, जस्ट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड कि ऐसी ऐसी चीज़ें बोली गई हैं और इंडिया सिंगापुर के बीच में पहले से ही MOU साइंड है। अब नेक्स्ट जाते हैं हमारा इंडियन कल्चर के बारे में, दैट इज कालर इज बैक ऑन ट्रैक पोस्ट लॉकडाउन, ठीक है। आर्टिकल में अगर मैं बता दूं तो आर्टिकल में ये जो कालरी है इसको हम कालर पट्टम भी बोलते हैं। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मार्शल आर्ट प्रैक्टिसेस विच इज प्रैक्टिस या विच इज डन इन केरला। केरला में बहुत फेमस है और पैंडमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये नोटिस किया गया था कि ये जो प्रैक्टिस था इसको बंद करवा दिया गया था, क्लोज डाउन था, बट अभी वापस से इसको चालू किया गया है केरला में। मोस्ट ऑफ दी कालरी इसको जो टर्म है कालरिस या कालरी units in the state except those in the containment zone started operating the second week of November. And Kalaripattu is an ancient martial art that originated in the country as a part of military training. आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कालारीपट्टू क्या है, ठीक है। मिलिट्री ट्रेनिंग का पार्ट बन के ये निकला था जिसमें कि अलग अलग लगभग 400 अलग अलग कालरीज यूनिट्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं और लगभग इसमें एक बार में यहाँ पर जो है 4500 स्टूडेंट्स गुरुकुल में ये मार्शल आर्ट सीखते हैं, ठीक है। देयर आर 3 कालारी यूनिट्स इन बेंगलुरु एंड कुडकाई और केरला में ऐसे अलग अलग यूनिट्स है, ये सब जगह आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद easy to learn, the Kalaripattu has a complex movement but Gurukul maintains one of the easiest martial form to learn. इसको learn करना is very difficult because अगर particularly मैं आपको इसमें बताऊँ ये प्रैक्टिस के लिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत पेशेंस लेवल आपको चाहिए रहता है कालारीपट्टू सीखने के लिए। नाउ आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से थोड़ा सा और नॉलेज हम देख लेते हैं कालारीपट्टू के बारे में जितना इसमें नहीं बताया है। सबसे पहली चीज़ मैंने जो आपको बता दी, इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट, ओके।
जो कि एंशियंट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी को पढ़ने के लिए, जानने के लिए प्रैक्टिस किया जाता था। टू नो अबाउट द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी के नॉलेज जानने के लिए इसे प्रैक्टिस किया जाता था। इसका ओरिजिन जो है वो केरला में हुआ था 3rd सेंचुरी में। 3rd सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी के बीच में किया गया था। और अभी अगर हम बात करें तो केरला से लेकर तमिलनाडु तक के कुछ कुछ पार्ट्स में कालारीपट्टम प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो कालारी जो बोलते हैं, कालारी हम उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पे ये मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं। द प्लेस वेर इट इज़ प्रैक्टिस, उसको हम कालारी बोलते हैं। ये एक मलयालम टर्म है जिसको आप कंसिडर, अगर मीनिंग आप देखोगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ जिम्नासियम। ठीक है, इट इज़ अ मलयालम टर्म विच सिग्निफाइज अ काइंड ऑफ जिम्नाशियम। सो कालारी अगर एक्चुअली देखेंगे उसका मतलब होता है थ्रेशिंग द फ्लोर और अ बैटल फील्ड। ठीक है, अ बैटल फील्ड उसका एक्चुअल मतलब है। द वर्ड कलारी फर्स्ट जो है वो तमिल संगम लिटरेचर में ओरिजिन किया गया था, वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था जब उन्होंने बैटल फील्ड और एरेना या कॉम्बैक्ट एरेना के बारे में जब वो संगम लिटरेचर में बता रहे थे, तमिल संगम लिटरेचर में, उस टाइम पर इसका वर्ड का ओरिजिन किया गया। सो तमिल संगम लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे हमारे इंडिया का जो म्यूज़िक कल्चर है वो कहाँ कहाँ से आया, तब आपको पता चलेगा संगम लिटरेचर क्या है। ठीक है, एंड ये चीज़ बोला जाता है कि कालारी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम्स एग्जिस्टेंस, अब तक का सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम है। और एक तरह से ये भी बोला जाता है कि आज के टाइम पे जो हम कुंफू सुनते हैं, ठीक है, तो कालार इज एक्चुअली द फादर ऑफ द मॉडर्न कुंफू। तो आप कंसिडर कर सकते हो कि कितना मतलब पेशेंस लेवल से ये चीज़ को सिखाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। मार्शल आर्ट, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, केरला में प्रैक्टिस किया, स्टार्ट किया 3rd से 2nd सेंचुरी के बीच में, और उसका एक्चुअल मतलब है उसके वर्ड प्लेस को लेकर बैटल फील्ड, मलयालम वर्ड है। ठीक है, और हमारे तमिल संगम लिटरेचर में इस वर्ड का ओरिजिन आया था। ठीक है, सो आई थिंक सो कालारी के बारे में भी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल गया कि कालारी या कालारी पट्टम, कालारीज क्या है। नाउ we'll मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा बता रहा है कोरिंगा सेट्स फॉर फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। नाउ फिशिंग कैट अगर आप देखेंगे, ये फिशिंग कैट जो टॉपिक है ये हमारा 2020 में भी था, 2021 में भी हमेशा से ये न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि फिशिंग कैट को जो है आसाम में इसको वो बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था वहाँ का, वहाँ के नेशनल पार्क का। दूसरी चीज़ ये देखी गई थी कि फिशिंग कैट का एग्जिस्टेंस बहुत एंडेंजर्ड में आ गया था। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि फिशिंग कैट न्यूज़ में था। तो उसको कंजर्व करने के लिए वापस से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। सो पहले हम आर्टिकल में देख लेंगे क्या क्या चीज़ें बताए हैं फिशिंग कैट को लेकर, एंड देन हम आगे जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन आता है कि फिशिंग कैट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एक ऐसा कैट है ये विच कैन स्विम इन वाटर वेरी वेल, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ये पानी में तैर सकता है, पानी में रह सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये पानी में ही है फिलहाल, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है फिशिंग कैट। So the conservation biologist of Wildlife Institute of India, Dehradun, will begin collaring the 10 fishing cats, जिसका एक्चुअल अगर साइंटिफिक नाम है तो प्राइनोलेरस वाइवरनर्स, बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, सो 10 ऐसे फिशिंग कैट्स को दे विल स्टार्ट स्टडिंग इन देम इन आंध्र प्रदेश नेक्स्ट वीक। सो ये कंट्री का पहला प्रोजेक्ट होगा ऐसा जो कि फिशिंग कैट्स के बारे में जानने की कोशिश करेगा। एशिया में सिमिलर प्रोजेक्ट जो है बांग्लादेश ने भी किया था इंडिया से पहले, बट पोस्ट कोविड के बाद में बात करें तो इंडिया, हम बोल सकते हैं पोस्ट कोविड के बाद पहला है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी 45 लाख रुपीस जो है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग दे दिया है आउट ऑफ 75 लाख रुपीस, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंडर परमिट किया गया है इस प्रोजेक्ट को, जहाँ पे ये इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो
इसमें और उतना कुछ खास नहीं बताया। उनको टेम करेंगे वो लोग, उनके बारे में जानने की जो कोशिश करेंगे, कैसे उनको कंजर्व करें उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ से ही बता देती हूँ। उड़ीसा का जैसे मैंने आपको बताया, उड़ीसा का जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, वहाँ का जो एम्बेसडर है या जो मेन प्रोजेक्ट, उसको फिशिंग कैट को रखा गया था। ठीक है, सबसे पहले चीज़ अगर फिशिंग कैट के बारे में बताया तो नॉर्मल जो हमारे हाउस कैट्स आपको दिखते हैं उसी के साइज़ का होता है हमारा फिशिंग कैट भी। ठीक है, और फिशिंग कैट जो अगर देखेंगे तो इसे हम नॉकल्चर भी बोलते हैं। नॉक कल्चर क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर यूजुअली एक्टिव एट नाइट। ठीक है, नॉक कल्चर हम उन स्पीशीज़ को बोलते हैं वो आर यूजुअली एक्टिव एट नाइट। सो फिशिंग कैट को हम नॉक कल्चर भी बोलते हैं। जैसे कि और इनका जो खाने का पैटर्न है तो दे आर यूजुअली फ्रॉग्स हो गए, स्नेक्स हो गए, देन बर्ड्स हो गए, स्केवेंजर्स हो गए, कारकासेस ऑफ द लार्ज एनिमल्स, वो सब ये खाते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंटली भी फिशिंग कैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इनकी ब्रीडिंग जो है ऑल अराउंड द ईयर ब्रीडिंग इनकी चलती है। दूसरी बात, ये जो है इनकी वेजिटेशन जो है वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं एंड दे आर वेरी एक्सेलेंट स्विमर्स, जिसकी वजह से इनका नाम कहीं ना कहीं फिशिंग कैट पड़ा है। हैबिटेंट की अगर मैं बात बताऊं, इंडिया में जैसे मैंने भितरकनिका बोला, तो भितरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपको फिशिंग कैट के हैबिटेंट्स आपको मिलेंगे। जस्ट लाइक सुंदरबंस, द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, भितरकनिका हो गया। ऐसे सब जहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव वाले एरियाज़ में, हिमालय के फुट हिल्स वाले एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले एरिया में आपको फिशिंग कैट के हैबिटेंट्स आपको मिलेंगे। नाउ रिसेंटली इनको कंजर्व करने की बात क्यों की गई थी? वो इसके लिए की गई थी बिकॉज उनका हैबिटेंट डिस्ट्रक्शंस दिख रहा है। इसके लिए दिख रहा है, उनको थ्रेट्स आए हैं। कैसे थ्रेट्स अगर हम बात करें तो जो मैंग्रोव्स हैं उसको काटा जा रहा है। अगर उनका होम एरिया ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो नहीं बचेंगे। वो एक उनके लिए थ्रेट बच रहा है। दूसरी है हंटिंग, बिकॉज ऑफ अ यूनिक कैट, बीइंग अ यूनिक कैट उनकी हंटिंग की जाती है, जिसकी वजह से अगेन उनके मीट के इनकी मीट भी कुछ लोग खाते हैं, देन अगेन वो थ्रेट उसके लिए बनता है। दूसरी चीज़, जो ट्राइबल हंटर्स हैं वो इनको जो है एज अ रिचुअल यूज़ करते हैं, इनके मीट्स और जो भी चीज़ों को एज अ रिचुअल यूज़ करते हैं। अगेन वो उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेड बनता है। ठीक है, उनकी पॉचिंग की जाती है, उनको पॉइजनिंग भी दी जाती है। IUCN लिस्ट की अगर मैं बात करूं, IUCN लिस्ट में रेड डेटा बुक की अगर हम बात करें तो उनमें उनको वनरेबल की स्टेटस दी गई है हमारे फिशिंग कैट को। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि फिशिंग कैट के साथ बहुत बुरा होता है, बहुत वनरेबल रहते हैं वो लोग, इसके लिए उनको IUCN ने वनरेबल के कैटेगरी में डाला है। साइट्स जो है, साइट्स ने इनको अपेंडिक्स 2 में डाला है। Site has put them in Appendix 2, whereas वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है एक्ट, उन्होंने शेड्यूल 1 में इनको क्लासिफाई किया गया है। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एग्जैक्ट अगर प्रोजेक्ट्स देखें तो 2010 से इनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी 2012 में एक प्रोजेक्ट लाया गया था फिशिंग कैट को बचाने के लिए, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल ने उनको स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया। फिर उनके लिए कलकत्ता में ऐसे दो जूस बनाने की बात की जहाँ पे फिशिंग कैट्स को प्रिजर्व कर सकें। वेस्ट बंगाल के साथ ही हमने अभी जैसे मैंने बताया उड़ीसा भी ये काम कर रहा है टू सेव देम। ठीक है, उनके लिए अलग अलग कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स ला रहा है अबाउट फिशिंग कैट। आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।